एक एग्जाम्पल लिखो। दिखाइए कि फलन दिखाइए कि फलन हो गया fx बराबर x माइनस साइन x। फलन fx बराबर x माइनस साइन x हो गया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू R हो गया। में वृद्धिमान फलन है, में वृद्धिमान फलन है। अब यहाँ पे निरंतर वृद्धिमान नहीं दिखाना है, वृद्धिमान भी दिखाना है। इसका मतलब जो dy dx की वैल्यू होगी शून्य भी हो सकती है और शून्य से अधिक भी हो सकती है। जैसा कि कल वाले एग्जाम्पल में हमने देखा केवल शून्य से अधिक हमने लिखा था ना, आज लिखेंगे शून्य या शून्य से अधिक हो सकता है, इसलिए वृद्धिमान होगा। बाकी का काम तुमको वही करना है कि फलन उतारना है, उसका अवकलन कर देना है और नीचे जैसा लिखना है बस वही लिख देना है। हो गया। तो देखो क्योंकि fx बराबर क्या दिया है, x माइनस साइन x, हमको किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। तो जैसे ही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ fx, और यहाँ पे एक बारी डी डी एक्स ऑफ किसका करोगे, x का, और माइनस लगा है डी डी एक्स ऑफ एक बार किसका कर दोगे, साइन x का। fx का तो अवकलन f डैश x लिख सकते हो, या इसी को हमने कहा था dy dx भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। चाहे इसको dy dx करो चाहे f डैश x करो, कोई परिवर्तन नहीं है। x का अवकलन a और माइनस साइन x का अवकलन जी cos x। हो गया ना। अब एक चीज सोचो कि 1 माइनस cos x, क्या ये कभी ऋणात्मक हो सकता है? 1 माइनस cos x ये ऋणात्मक कब होगा, जब माइनस वाला मान बड़ा होगा, होगा ना। माइनस वाला मान का बड़ा होने के लिए इस cos x के मान को 1 से अधिक होना पड़ेगा, क्योंकि 1 तो पहले बैठा ही है। अगर 1 में से हमने 0.5 घटाया तब तो प्लस में 0.5 बच जाएगा, बचेगा। 1 में हमने 1 भी घटा दिया तब भी क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अगर हमको इसको ऋणात्मक करना है तो इस cos x का मान 1 से अधिक, जैसे 1.3 या 1.5 या 2 या 3 ऐसे कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अगर 1 में से 1.2 घटाएंगे तो माइनस 0.2 बचेगा, तब ऋणात्मक आएगा, और ऋणात्मक आने पर फलन ह्रासमान हो जाता है। क्या हो जाता है, ह्रासमान। लेकिन हमको यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, वृद्धिमान सिद्ध करना है ना। इसका मतलब ये ऋणात्मक वाला आंसर नहीं आ सकता है। और तुम्हें पता भी होगा कि जो cos x का मान होता है, चाहे कितना भी अंश रख दो, -1 से +1 के बीच ही होता है। किससे किसके बीच होता है, -1 से +1 के बीच, उसमें बदलाव नहीं होगा, ये याद रखे रहना। तो अब सोचो -1 से +1 के बीच, मतलब सबसे न्यूनतम मान -1 और सबसे अधिकतम मान +1। तो अगर हम सबसे न्यूनतम मान को रख भी देते हैं -1, तो 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2, जो कि धनात्मक है, देख रहे हो। और सबसे अधिकतम मान को रख दिया जाए अर्थात +1 को, तो 1 - 1 बराबर 0, तब भी 0 ही आ रहा है। आ रहा है क्या, कभी ऋणात्मक आएगा, कभी ऋणात्मक नहीं आएगा। ये चीज को ध्यान में रखना। वैसे भी तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, तुमने यहाँ पे लिखा ना 1 माइनस cos x, हो गया ना। तो जो इसमें हमको प्रूफ करना है जी, x बिलोंग्स टू R में ना, x बिलोंग R में प्रूफ करना है, तो तुम ज्यादा मत सोचो, तुमको सीधे सीधे दिया है कि तुमको सिद्ध करना है कि ये वृद्धिमान होगा। क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या होगा, वृद्धिमान होगा। इसका मतलब सीधा सीधा काम तुमको करना है कि जो x बिलोंग्स टू R, यही R है ना,
में सदैव अवृद्धिमान की शर्त क्या है? शून्य या शून्य से अधिक, बस यही लिख देना यहाँ पे, शून्य या शून्य से अधिक होगा, इसलिए fx फॉर ऑल x बिलोंग R में क्या होगा जी? वृद्धिमान होगा। बस यही तुमको लिख देना है। वृद्धिमान पूछा था तो शून्य या शून्य से अधिक लिखे हैं, कल निरंतर वृद्धिमान पूछा था तो केवल शून्य से अधिक लिखे थे, शून्य नहीं लिखे थे, क्योंकि निरंतर वृद्धिमान की शर्त ही वही थी। ऐसे ही ह्रासमान पूछा तो शून्य या शून्य से यहाँ कम लिख देंगे, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। हो जाएगा? ये चीज को ध्यान में रखो, नोट कर लो, तुमको कुछ करना नहीं है, बस अवकलन करना है। अवकलन जानते ही हो, नीचे यही 2 लाइन लिखना है तुम्हें, इसको लिख दिए तुम्हारा काम हो गया। बाकी और कुछ ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ, क्योंकि सवाल ऐसा है कि वो अपने आप वृद्धिमान होगा, हमको उसमें ज्यादा जांचने की जरूरत नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल लिखो, ह्रासमान का देख लिया जाए। सिद्ध कीजिए कि fx बराबर fx बराबर हो गया 3 माइनस हो गया 2x, 3 माइनस 2x, x बिलोंग टू, फॉर ऑल लिखना उसके पहले, फॉर ऑल x बिलोंग टू R में एक निरंतर ह्रासमान फलन है, में एक निरंतर ह्रासमान फलन है, एक निरंतर ह्रासमान फलन है। हो गया ना? तो अभी ध्यान देते हैं इधर हम लोग, इस बार निरंतर ह्रासमान दिखाना है, माने तो dy/dx की वैल्यू क्या होगी? निरंतर ह्रासमान में सदैव शून्य से कम होगी, तभी तो ह्रासमान होगा ना। ह्रासमान मतलब घटने का बोला है तो माइनस होगा। तो इसके लिए तो हमें तुरंत इसका क्या करना होगा? x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। f' बराबर ddx ऑफ fx बराबर, एक बार ddx ऑफ किसका? 3 का, और इसमें 2 अचर पद है, ध्यान से देखना, 2 अचर पद है, उसको बाहर कर लो और ddx ऑफ केवल किसका करोगे? x का, ये 2x का कर रहे हो ना, तो अचर पद बाहर चला जाएगा, केवल चर पद का अवकलन होगा। ध्यान दिए रहना, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है? गुणा लगा हुआ है। इधर 3 अकेले था, इसका अवकलन 0, क्योंकि अचर पद का अवकलन 0 होता है। ऐसे ही इसमें 2 अचर पद था, बाहर चला आया, लेकिन x का अवकलन 1। फाइनली यहाँ पे मान क्या आ गया जी? -2 आ गया। अब बताओ, इसमें तुम x का कोई भी मान रखो, कहीं इसमें x है? x है क्या कहीं? नहीं है। तो तुम x का कुछ भी मान रख दो, हमेशा ये ऋणात्मक ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? ये हमेशा ऋणात्मक रहेगा। x बराबर 3 रखें तो क्या आएगा इसका मान? -2 ही आएगा। गधे कहाँ x है, उसमें 6 आएगा। ध्यान दिए ना, x नहीं है इसमें। अगर यहाँ पे x की वैल्यू होती इस तरह से, तब 3 रखते, तब क्या आता? -6 आता। लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं। हम x का मान चाहे कुछ भी रखते जाएं, कुछ भी मतलब कुछ भी रख दो। तो r बोला ना रियल नंबर, रियल नंबर माने कोई भी वास्तविक संख्या। तो तुम कोई भी वास्तविक संख्या उठा के रखो, ये क्या रहेगा? हमेशा ऋणात्मक ही रहेगा, क्योंकि उसमें x है ही नहीं, है कि नहीं है? तो हमको सीधे सीधे लिखना है, जो x बिलोंग टू R में सदैव क्या होता है। और वैसे भी तुम्हें पता है जांच किसकी करनी है? निरंतर ह्रासमान की ना। किसकी जांच करनी है? निरंतर ह्रासमान। तो यहाँ क्या लिखना है? सदैव शून्य से कम। देख भी लिया हमने, सदैव शून्य से कम रहेगा। सदैव शून्य से
कम होता है, इसलिए fx जो है फॉर ऑल x बिलोंग टू R में क्या होगा, निरंतर रासमान होगा। बस ये चीज दिखाना है तुम्हें, नोट कर लो। इसको नीचे वाला लिखना बस याद कर लो, बाकी का काम तुम्हारा हो जाएगा। बाकी अवकलन तो जानते ही हो, अवकलन कर सकते हो, अवकलन में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वही नीचे वाला लिखना है। चार चीजें हैं तुम्हारे पास, या तो वृद्धिमान, या तो निरंतर वृद्धिमान, या ह्रासमान, या निरंतर ह्रासमान। वृद्धिमान बोला तो वहीं लिखेंगे सदैव शून्य या शून्य से अधिक, निरंतर वृद्धिमान बोला तो सदैव शून्य से अधिक, ह्रासमान बोला तो सदैव शून्य या शून्य से कम, निरंतर ह्रासमान बोला तो सदैव शून्य या शून्य, ये सदैव शून्य से कम। ठीक है, और बाकी आगे वाला तो तुमको सवाल ही उतार देना है। अब एक एग्जाम्पल लिखो, दिखाइए कि fx बराबर sin x, fx बराबर sin x, fx बराबर sin x हो गया जी। फॉर ऑल x बिलोंग टू, फॉर ऑल x बिलोंग टू हो गया जी। फॉर ऑल x बिलोंग टू बड़े कोष्ठक में π/2 से पाई, π/2 से पाई माने तो 90 अंश से 180 अंश, कोष्ठक बंद में वृद्धिमान फलन है, में वृद्धिमान फलन है। अब ध्यान से देखना, एक फलन हमें दिया गया fx बराबर sin x, इसको π/2 से पाई तक दिखाना है कि ये वृद्धिमान है। वृद्धिमान बोले क्या, ह्रासमान लिखना है, ह्रासमान। π/2 से पाई में क्या है, ह्रासमान है। निरंतर ह्रासमान मत लिखना, ह्रासमान है। अब ह्रासमान है तो उसकी शर्त क्या होगा, सदैव शून्य या शून्य से कम, मतलब शून्य भी हो सकता है और शून्य से कम भी हो सकता है। ये तो हमारा फिक्स है, नीचे लिखा जाएगा, लेकिन अभी हम तुमको दिखा भी देंगे कि कैसे शून्य होगा और शून्य से क्या होगा, कम होगा। इसके लिए हमें इसका क्या करना होगा, x के सापेक्ष क्या करना होगा जी, अवकलन। तो ddx आप क्या करेंगे, fx, और इधर ddx आप क्या जी, sin x। तो sin x का अवकलन हो गया cos x, यही आया किसके बराबर, f डैश x के बराबर, या इसको कहें तो d/dx के बराबर। अब बताओ π/2 से पाई माने तो 90 से 180, 90 से शुरू करना 180 तक जाना है। जब इसमें तुम 90 डिग्री रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 अंश 0, तो शून्य हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब निरंतर वृद्धिमान तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि शून्य हो गया ना एक बार, तो निरंतर वृद्धिमान नहीं होगा। उसके बाद सॉरी, ह्रासमान की चर्चा करना ना हमको, शून्य हो गया तो निरंतर ह्रासमान तो नहीं होगा। अब पता करो ह्रासमान है कि नहीं, ह्रासमान होने के लिए इसको ऋणात्मक होना होगा। क्या होना होगा, ऋणात्मक। और तुम्हें पता है जब तुम 90 से आगे जाते हो तो किस चतुर्थांश में चले जाते हो, दूसरे चतुर्थांश में। 90 से आगे 180 तक दूसरा चतुर्थांश होता है, कौन सा होता है जी,
दूसरा। और दूसरे चतुर्थांश की अगर हम चर्चा करें तो दूसरे चतुर्थांश में हम पाते हैं कि साइन को और कॉसेक को छोड़ दें तो बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं। इसका मतलब ये कॉस फलन अर्थात क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा। क्या होगा जी, ऋणात्मक होगा। तो शून्य भी हो गया, ऋणात्मक भी हो गया। इसका मतलब ऋणात्मक होने का अर्थ शून्य से छोटा हो गया। ऋणात्मक संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं, तो ऋणात्मक होने का अर्थ शून्य से छोटा भी हो गया। इसका मतलब फलन हमारा कैसा हो गया, ह्रासमान हो गया। क्या हो गया, ह्रासमान। वैसे भी तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत तो है नहीं, हमने क्या बताया तुमको लिखने के लिए। अवकलन करने के बाद यहां तक पहुंचे ना, उसके बाद सीधे सीधे लिखोगे जो x बिलोंग टू π/2 से पाई। हमको क्या प्रूफ करना है इस बार, ह्रासमान ना में सदैव, अब ह्रासमान की शर्त क्या है, शून्य या शून्य से कम होता है। इसलिए फलन f(x) फॉर ऑल x बिलोंग टू π/2 से पाई में क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो बस 4 सवाल हमने बता दिया, चारों अलग अलग तरीकों पे हो गए। निरंतर वृद्धिमान भी हो गया, वृद्धिमान भी हो गया, निरंतर ह्रासमान भी हो गया, ह्रासमान भी हो गया। और सबकी शर्तें बस तुमको हर जगह पे यही लिखनी है। यही 4 शर्तें याद रखो, पूरा सवाल तुम्हारा लग जाएगा। क्योंकि 4 ही चीज तुमसे पूछ सकता है, जो पूछेगा नीचे शर्त वही लिखनी। ज्यादा दिमाग मत लगाना कि कहाँ शून्य हो रहा है, कहाँ शून्य से कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये गलत लग रहा है, ये सब चीजें मत दिमाग में लाओ। तुमको उसने सिद्ध करने को बोला है, इसका मतलब ऐसा होगा वो। और हमने तुमको यहाँ पे दिखा भी दिया, जांच करोगे तो तुम वही पाओगे। लेकिन जांच करके तुमको अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम ये 1 या 2 नंबर में तुमसे आने वाला सवाल पूछा जाएगा, और वैसे भी ये सवाल पूछा ही नहीं जाता है। इस अभ्यास को हटा दिया होता तो सबसे अच्छा रहा होता। इससे सवाल नहीं पूछा जाता, टाइम ज्यादा लगता है, 3-4 दिन से इसको पढ़ा है, लेकिन किसी काम का नहीं है। अवकलन के अनुप्रयोग से तुम्हारा केवल 3 जगह से सवाल पूछा जाता है। एक तो तुम्हारा जो पहला राशियों के परिवर्तन की दर पढ़ चुके हैं, दूसरा सन्निकटन, तीसरा उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। बस यही 3 जगह से सवाल पूछता है, बाकी इसमें से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है, याद रखे रहना। लेकिन अपनी जानकारी के लिए जानते रहो कि बस तुमको जब भी पूछा गया तो अवकलन करना है, समझ गए। अवकलन करने के बाद यही 4 चीजें लिखनी है तुम्हें। 4 ही पूछेगा और 4 उनकी शर्त याद रखो क्या क्या है। लिखवा दिया हमने, एग्जाम्पल में भी हर जगह लिखवा दिया। 4 एग्जाम्पल 4 प्रकार के हो गए, हो गया ना। तो बस यही 4 याद रखो, उसके नीचे वही लिख दो। जो अंतराल यहां देगा उसको पहले लिख दो। में सदैव शून्य या शून्य से कम होता है, इसलिए निरंतर, ये इसलिए ह्रासमान है। सदैव शून्य से कम होता है, इसलिए निरंतर ह्रासमान है। शून्य या शून्य से अधिक होता है तो वृद्धिमान है। सदैव शून्य से अधिक होता है तो क्या है, निरंतर वृद्धिमान है। बस यही 4 चीजें हैं, तुमको याद रखनी है, उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा, और कुछ देखना ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान में रखो। तो क्या करना है, पहले तुम्हें अवकलन करना है, फिर यही नीचे लिख देना है। 5 लाइन का काम है। तो अवकलन करने में मैक्सिमम 2-3 लाइन लगेगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा सवाल भी नहीं देगा यहाँ पे, छोटा छोटा ही देगा। तो इसलिए मान के चलो ये कभी तुमसे बड़े नंबर में नहीं पूछा जाने वाला है, ज्यादा इसमें दिमाग खपाओ अपना। तो केवल इतना जानते रहो कि ये अवकलन करना है और ये 3 लाइन हमको लिखना है, हो जाएगा। तो नोट कर लो, नोट करो। फिर एक सवाल इसमें और बता देते हैं कि जिसमें तुमको अंतराल पूछ ले। जैसे मान लो यहाँ पे देखो कि इसको फलन दिया और पूछा कि बताइए इस अंतराल में ये ह्रासमान है, पूछा है ना। तो अगर हमसे पूछ दिया कि अगर f(x) बराबर sin x ह्रासमान है तो बताओ अंतराल क्या होगा। f(x) बराबर sin x ह्रासमान है तो बताओ अंतराल क्या होगा। अंतराल हमसे पूछ सकता है, तो अंतराल निकालने का भी एक तरीका हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लिखो इसको, अगला एग्जाम्पल लिखो, वे अंतराल ज्ञात कीजिए वे अंतराल ज्ञात कीजिए वे अंतराल ज्ञात कीजिए। हो गया।
जिसमें पहला नंबर fx बराबर, ये तुम्हारा सवाल नंबर 7 है। अभ्यास में देखोगे तो प्रश्नावली अभ्यास का 7वां सवाल है जो हम एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं। fx बराबर 10 - 6x + x² हो गया, वृद्धिमान फलन है। क्या है? वृद्धिमान। दूसरा सवाल है fx बराबर 2x² - 6x ह्रासमान है। तीसरा नंबर fx बराबर 2x³ - 9x² + 12x + 1 हो गया। निरंतर वृद्धिमान है। एक निरंतर वाला भी बता देते हैं कैसे करना होगा। निरंतर ह्रासमान का भी बता दें? निरंतर ह्रासमान का भी बताएं? नहीं बताएं? बता दें? अच्छा चलो, 4 नंबर ये भी देख लो। fx बराबर 4x + 1/x निरंतर ह्रासमान है। तो ये 4 सवाल हमारे हो गए। चारों की शर्त तुम्हें तैयार होनी चाहिए। चारों की शर्त तुम्हें एकदम तैयार होनी चाहिए, ध्यान दिए रहना। यही 4 शर्त हम अगले 4 एग्जाम्पल में लिखे भी हैं। वृद्धिमान होने का अर्थ क्या है? 0 या 0 से अधिक बढ़ रहा है ना, 0 से अधिक होना चाहिए। 0 या 0 से अधिक अर्थात ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर इसको हम गणितीय रूप में व्यक्त करें तो 0 या 0 से अधिक को क्या लिख सकते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये चीज को ध्यान में रखना। ऐसे ही ह्रासमान की चर्चा में 0 या 0 से कम, तो लेस देन आर इक्वल टू 0। लेस देन का मतलब होता है कम, तो लेस देन आर इक्वल टू 0 अर्थात 0 से कम या उसके बराबर। ठीक है। तीसरा, निरंतर वृद्धिमान बोला तो केवल 0 से अधिक होता है ना, अर्थात ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं लगेगा, इक्वल टू लगा तो माने 0 के बराबर हो गया। समझ गए? ऐसे ही अगर निरंतर ह्रासमान बोला तो 0 से कम होता है सदैव, इसका मतलब लेस देन 0। ठीक है। इन्हीं 4 को हम गणितीय रूप में व्यक्त करके अपना अंतराल ज्ञात कर लेंगे। आया समझ में? तो कैसे ज्ञात होगा? पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। ये जो चीजें अभी हम बताए, 0 या 0 से अधिक, 0 या 0 से कम, या 0 से कम या 0 से अधिक, ये अवकलन करने के बाद की शर्तें है ना। जो शर्तें अभी हम लोग पढ़े हैं कि 0 या 0 से कम होता है, 0 या 0 से अधिक होता है, वो सब अवकलन करने के बाद की शर्त है ना। पहला काम तो हमें क्या करना है? अवकलन करना है, तब अपनी शर्त पे चलना है। तो इसका क्या करो, तुम सवाल उतारोगे। पहले सवाल का सॉल्यूशन है, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे ना। अब x के सापेक्ष अवकलन करना है तो देखो d dx क्या fx हो गया बराबर, एक बार d dx किसका? 10 का। और ध्यान से देखना, ये 6x है ना, इसका 6 बाहर हो जाएगा और d dx क्या हो जाएगा जी? x, और प्लस ये तो हमारा x² का ही पूरा किया जाएगा। ये हो गया, और ये हो गया हमारा -6x, और ये हो गया, घात आगे आएगी, घात में से घट जाएगा, x का अवकलन यहाँ पे 1 रहेगा ना। तो -6 प्लस क्या आया? 2x। यही किसके बराबर आया? f' के बराबर आया। चाहे हम इसे dy/dx भी लिख दें तो कोई गलती नहीं है। हो गया ना। अब अपनी शर्त पे चलो।
अब नहीं लिखना है कि शून्य या शून्य से दी गई वृद्धिमान होगा। अरे सवाल ने पहले ही बता दिया कि वृद्धिमान है, सवाल ने पहले ही बता दिया वृद्धिमान है। अब उसे अंतराल बताओ किस अंतराल में ये वृद्धिमान है। अब तुम्हें अंतराल बताना होगा कि वो किस अंतराल में वृद्धिमान होगा। समझ गए? तो कैसे समझेंगे इसको, ध्यान से देखो। वृद्धिमान की चर्चा किया तो लिखेंगे, क्योंकि fx क्या है? क्या है जी? वृद्धिमान है। क्या है जी? वृद्धिमान है। इसलिए dy dx या f डैश x सदैव शून्य या शून्य से अधिक होगा। ध्यान से समझना। ये तो अभी हमने हिंदी में लिखा, अब इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना है। अर्थात जो f डैश x है ना, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा? 0। हम पहुंच गए असमीका में, जो हम लोग असमीका पढ़े थे कक्षा 11 में। कक्षा 11 में असमीका पढ़े हो गए, रैखिक असमीकाएं। ठीक है, तो अब आगे ध्यान से देखो। f डैश x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इतना तो तुमने देख लिया। इसमें वैल्यू रख दो उठा के। कहां से? इक्वेशन नंबर 1 से तुमने f डैश x प्राप्त कर रखा है। तो क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं करना है, अवकलन करना है। जो शर्त दी गई उसको लगाना है, मान रख देना है। और असमीका हल करना जानते हो, असमीका हल करके x की वैल्यू निकाल देना है। हो जाएगा? तो क्या करोगे? देखो, f डैश x की वैल्यू कहां से रखेंगे हम? समीकरण 1 से। आगे शुरू करो। देखो, ध्यान से देखना। f डैश x की वैल्यू है -6 + 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब जैसे तुम बराबर वाला समीकरण हल करते हो ना, ठीक वैसे ही इसको हल करते चले जाओ, कोई परेशानी नहीं। जैसे उसमें पक्षांतर करते हो, पक्षांतर करने के बाद गुणा को भाग में भेजते हो, x की वैल्यू निकालते हो ना, ठीक वही काम तुम इसमें करो। अर्थात इधर -6 है, पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6। 2f इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू +6, क्योंकि 0 की तो कोनो वैल्यू ही नहीं है। उसके बाद 2 का गुणा इधर है तो 2 उधर जाएगा तो भाग में, अर्थात x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। मतलब x का जो मान है वो 3 से बड़ा होना चाहिए या 3 के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा फलन क्या होगा? वृद्धिमान होगा। अगर 3 से छोटा रखे तो फलन तुरंत क्या हो जाएगा? ह्रासमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ह्रासमान। अब सोचो कैसे बताएं, तो इतना ही बोल नहीं सकते। अंतराल उसने हमसे पूछा ना, तो अंतराल कैसे दर्शाते हैं ये समझो। रैखिक असमीका में सब पढ़े हो। रेखा बना लो, संख्या रेखा। बीच में हमारा मिड पॉइंट 0 होता है। पीछे आते हैं तो संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, आगे जाते हैं तो संख्याएं धनात्मक होती हैं। माने तो 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट चलते जाओगे कहां तक? इनफाइनाइट तक। पीछे आओगे तो -1 -2 -3 ऐसे चलते जाओगे कहां तक? -इनफाइनाइट तक। अरे जो आगे प्लस में इनफाइनाइट मिल रहा वही पीछे माइनस में इनफाइनाइट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब सोचो, तुमको 3 से बड़ा लेना है। बड़ा लेने के लिए आगे जाना होगा कि पीछे आना होगा? अगर पीछे आ रहा है तो देखो छोटा हो रहा है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तुमको तो बड़ा लेना है ना, तो 3 ले लिए, ये 3 हो गया तुम्हारा। और 3 से आगे जाना है, मतलब 3 से आगे कहां तक जाना पता है क्या? कहां जाएंगे हम? इनफाइनाइट तक। तो x बिलोंग्स टू, अब 3 लेना है, इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगा तो बड़ा कोष्ठक लगाओगे, नहीं इक्वल टू लगा होता तो छोटा कोष्ठक लगाओ। समझ गए? तो 3 लिए और कॉमा कहां तक गए? इनफाइनाइट। तो क्या इनफाइनाइट की साइड में बड़ा कोष्ठक लगाएं? इनफाइनाइट की साइड में याद रखना कभी भी बड़ा कोष्ठक नहीं लगता है, क्योंकि कभी इनफाइनाइट आएगा ही नहीं, तो कहां से रखोगे? कह दो कि हमने इसमें इनफाइनाइट रखा, इनफाइनाइट नहीं रखा। तुम गिनते जाओ, कभी ऐसा बता दो तुमको इनफाइनाइट मिला हो?
तुम गिनती गिनते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते जाओ। तुम बताओ कि इस संख्या के बाद इनफाइनाइट आएगा? आएगा कभी? अरे हम 2-3 हजार अंक वाली एक संख्या लिख दे, उसमें भी 1 जोड़ दे तो उसके बाद वाली संख्या मिल जाएगी? मिलेगी नहीं मिलेगी? इसका मतलब जो अनंत है वो हमारा एक काल्पनिक मान है। क्या है? काल्पनिक। इसलिए अनंत के साथ हमेशा खुला अंतराल या क्या लगता है? छोटा कोष्ठक लगता है। तो अंतराल हमारा इस प्रकार से बनेगा, बन जाएगा। मतलब पहले इसको प्राप्त कर लो और संख्या रेखा अपनी बना लो। बना लिए ना? संख्या रेखा बनाने के बाद क्या करो? अगर छोटा है बोला तो पीछे आ जाओ, बड़ा है बोला तो आगे चले जाओ। पीछे आओगे तो कहां तक जाओगे? माइनस इनफाइनाइट तक। आगे जाओगे तो कहां तक जाओगे? इनफाइनाइट तक, प्लस में हो जाएगा। यही तुम्हारा अंतराल है, यही उत्तर है। हो गया? नोट कर लो। आया कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो बाकी 3 घर से लगा के आओगे तुम लोग। अब जो बाकी का 3 सवाल है वो घर से ट्राई करके आओगे, तब हम कल बताएंगे। वैसे निरंतर वाला भी बता दे। चलो कल ही बताएंगे पूरा तरह। ध्यान देना, शर्त तुमको बस यही लगानी, बाकी और कुछ काम नहीं करना है। यही चीज रहेगा तुम्हारा।